आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में। हर साल न जाने कितनी लड़कियां शिकार होती हैं एसिड अटैक का। तेज़ाब से आप किसी का चेहरा और बदन तो झुलसा सकते हैं, मगर किसी का हौसला, किसी की हिम्मत और किसी के ख्वाब को नहीं झुलसा सकते। और आज एक ऐसी ही हौसले की मिसाल रूपा हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने उस चेहरे को अपनी पहचान बनाया जिसे दुनिया ने ठुकराया। यानी इनके लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ए जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। बहुत आसान है किसी के ख्वाब तार तार करने के लिए उसके चेहरे को शिकार बनाना, मगर जिनके इरादे मजबूत हो उनके ख्वाब यूं ही चूर नहीं होते। ये सभी कभी न कभी शिकार हुई एसिड अटैक का। किसी को सज़ा मिली सिर्फ मेरे आशिक के पागलपन की, किसी को सज़ा मिली बेटी बनकर पैदा होने की, तो किसी को अपनों की शक्ल में दरिंदों ने सज़ा दी। यहाँ हर मुस्कुराहट के पीछे एक दास्तां है। मुस्कुराते खिलखिलाते ये चेहरे जिंदगी जीने का हुनर सिखाते हैं। स्टॉप एसिड अटैक की पहल है शिरोज़ कैफ़े, जिसे ये सभी एसिड विक्टिम्स मिलकर चलाते हैं। यहाँ हर एक की कहानी आंखों में आंसू बनकर उभरती है, लबों तक पहुँचते पहुँचते मुस्कुराहट में बदलती है और दिल तक पहुँचकर हौसले की मिसाल हो जाती है। इन्हीं में से एक है रूपा, जिस आंचल के नीचे बच्चा सबसे ज़्यादा महफूज होता है, जिसके कदमों तले जन्नत होती है, उसी माँ की नफ़रत का शिकार बनी रूपा। एक अरसा दर्द में गुजारने के बाद आज आसमां छूने का हौसला रखती हैं रूपा। रूपा, वेलकम है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच मैम। रूपा, आज आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे आ चुकी हैं। जो हादसा आपके साथ हुआ, एसिड अटैक हुआ आप पर, कई साल गुजर चुके हैं इस हादसे को, लेकिन जिस दर्द से आप गुजरी उसकी टीस तो हम नहीं समझ सकते। लेकिन क्या हुआ था एग्जैक्टली उस दिन, कैसे हुआ था, ये किसने किया था? अटैक मेरी स्टेप मदर ने किया था। उस समय मैं 14 साल की थी। ये 2008 की बात है। रात को 2:30 बजे 2 अगस्त को, तो सोते समय उन्होंने मेरे ऊपर एसिड डाला था। वो चाहती थी कि मैं मर जाऊं। उन्होंने कई बार, उससे पहले भी कई बार मारने की मुझे कोशिश करी थी। मेरा एक भाई भी है, तो उन्होंने ये सोचा था कि इन दोनों बहन भाई को मार दूंगी, जो कुछ भी है सब मेरी बेटी को मिल जाएगा। तो जब ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई तो उन्होंने मेरे चेहरे पे एसिड डाल दिया। उन्होंने तब भी सोचा ये मर जाएगी, लेकिन आज भी मैं अभी तक जिंदा हूँ और अपनी लाइफ को आगे जी रही हूँ। उस वक्त आप 14 साल की थी, एक बहुत छोटी थी आप, और एक इतनी छोटी बच्ची पे एसिड फेंक देना, इसका अंदेशा था कुछ कि मम्मी जो है आपकी स्टेप मदर, वो इस तरह का कुछ कर सकती हैं? उम्मीद नहीं थी उनसे, लेकिन हाँ, मैं जब भी उनके पास रही हूँ, उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। घर का सारा काम कराती थी, मुझे मारती थी, सुबह 4 बजे मुझे उठा देती थी और रात में 11-12 बजे सोने को देती थी। कभी खाना दिया, कभी नहीं दिया, ऐसे मुझे रखती थी। लेकिन मैंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की कि मुझे मम्मी परेशान करती है, लेकिन उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कर देंगी। मुझे भी हैरानी हुई थी जब उन्होंने मेरे पर एसिड डाला था, तो उनके हाथ भी जले हुए थे, उनके कपड़े भी जले हुए थे। तो वो बोल रही थी वो जिसने भी डाला वो मेरे ऊपर डालने आया था, खुद के ऊपर ले रही थी इल्ज़ाम। लेकिन मुझे पता था कि उन्होंने ही मेरे ऊपर डाला और किसी ने नहीं डाला, क्योंकि मैं गाँव में करीबन मैं बचपन से ही चाची चाचा के पास रही हूँ। मैं जब 2.5 साल की थी तब मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। मेरा भाई 1 महीने का था, तो तभी से चाचा ने हमारी परवरिश करी है। मम्मी के पास बहुत कम जाते थे, क्योंकि सबको पता था कि वो इन बच्चों को मार देगी, पसंद नहीं करती थी आपको। तो जिस समय जब मेरे पर अटैक हुआ था, उससे मैं 1 साल पहले ही उनके पास गई थी और कुल मिला के मैं 6 महीने उनके पास रही थी। उससे बाकी के दिन मैं अपनी नानी के यहाँ पे थी। मैंने पापा को भी बोला कि पापा मुझे मम्मी मारती है, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी है, आज नहीं कल नहीं 1 साल बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम पराए घर चली जाओगी, फिर कहाँ यहाँ रहोगी, तो कुछ दिन सह लो। उसके बाद भी पापा के सामने उन्होंने मुझे बहुत मारा, कांटे की डंडी से मारा, हाथ पैरों से खून निकल गया, लेकिन पापा ने तब भी सपोर्ट नहीं करा। और अंदर से ऐसा डर लग रहा था कि अगर तू रूपा यहाँ पे रुकेगी तो तेरे साथ कुछ गलत होगा।
लेकिन मैंने कुछ महसूस हो रहा था पहले से? अंदर से ही डर लग रहा था, या तो यहाँ से चली जा तो बच जाएगी। मैंने पापा से ये बोला, हाथ भी जोड़े उनके सामने कि मुझे लेकर चलो दिल्ली, चाहे 3-4 दिन के बाद वापस ले आना, बट अभी लेकर चलो। उन्होंने बोला मैं नहीं ले जाऊँगा। वो खुद रात को आ गए और मुझे सोता छोड़ दिया। 2 दिन के बाद ही एसिड डाल दिया था उन्होंने सोते समय। बहुत छोटी थी, 14 साल की थी, रात के 2:30 बजे आप पे एसिड डाल दिया, तो आप नींद में होंगी और अचानक इस तरह से नींद में कुछ हो जाए तो उस वक्त तो कुछ अजीब ही महसूस होता है। तो उस वक्त क्या कैफियत थी आपकी? जिस समय मेरे ऊपर एसिड डाला था तो मैं एकदम घबरा के उठी। तो मेरा एक रूल था, मैं खुद ही काम करती थी घर का, तो जहाँ पे मैं सोती थी वहाँ पानी की बाल्टी में भर के रखती थी, क्योंकि सुबह मुझे ही काम करना होता था। तो मैंने वहीं रोज़ की तरह हमेशा पानी रखा और मैं सो गई। उस दिन बारिश भी बहुत आ रही थी, तो मम्मी ने मेरी सब मतलब जैसे रूम बना उसके अंदर गांव में बरामदा टाइप का होता है गैलरी, तो ऐसे था। उन्होंने मेरे अंदर चारपाई बिछा दी, बोली आज तो यहाँ पे सोएगी। मैंने बोला मैं नहीं सोऊंगी। कह रही तू यहीं सोएगी। तो अंदर से ऐसा लग रहा था कि अगर तेरे साथ कुछ हुआ तो तू बाहर कैसे भागेगी। तो मैं उनसे लड़ाई करके थोड़ा हिम्मत करके, बल्कि मैं उनके सामने बोलती नहीं, लेकिन मैंने उस दिन हिम्मत करी। मैंने बोला आज मैं बाहर ही सोऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं बाहर सोई, लाइट भी नहीं आती, बिल्कुल अंधेरा था। जब रात को 2:30 बजे तेजाब डाला, मैंने उठ के सबसे पहले पानी ढूंढा, वहाँ से पानी भी उन्होंने हटा दिया। मैं चिल्लाई चीखी, किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं धीरे धीरे करके उठ के जैसे चली, बार बार 2-3 जगह मैं गिरी भी। तो गली में एक बाबा सो रहे थे, रिश्ते में ही लगते हैं, उनको मैंने जगाया। तो उन्होंने अंधेरे में मेरा हाथ ऐसे पकड़ के, घर के बाहर आ गई थी तब? हाँ, गली में मैं आ गई थी, घर से बाहर आ गई थी। तो वहाँ पे बाबा सोए थे, तो बोले कौन कौन। फिर मैं चिल्लाई कि बाबा मैं रूपा हूँ, मेरे चेहरे पे किसी ने कुछ डाल दिया है, मुझे बहुत जलन हो रही है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरा चेहरा एकदम सूज गया। जैसे मैंने हाथ ऐसे फेरा तो पूरा एकदम चेहरा सूज गया, मेरी आंखें बंद हो गई, मुझे दिखना बंद हो गया। मैं गली में ही गिर गई, इधर उधर बेचैन हो रही थी, लेकिन किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। सब लोग खड़े हो गए। कोई कह रहा था कि इसके ऊपर किसी ने काला तेल डाल दिया, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा। किसी ने मदद नहीं करी। फिर मुझे लगा कि अब मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मैंने बोला मेरे चाचा को फ़ोन करो, उनको बुलाओ। कितना टाइम हो गया था उस दौरान? कितने घंटे हो गए थे? कम से कम 2.5 घंटे हो गए थे। फिर 2.5 घंटे के बाद तो जो गांव का प्रधान होता है वो आया, उसने मुझे देखा, बोला इसको हॉस्पिटल लेकर चलो। तो फिर एक चाचा है, उनकी गाड़ी लेकर आए, तो वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। फिर चाचा के पास फ़ोन किया कि आपकी लड़की के ऊपर किसी ने तेजाब डाल दिया, तुम आ जाओ। तो वो अगले रात को 2:30 बजे एसिड डाला, तो वो अगले दिन सुबह 11-12 बजे आए थे। मैं तब तक ऐसी ही पड़ी हुई थी। हॉस्पिटल में भी लेकर गई, वहाँ पे किसी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट नहीं किया, क्योंकि गांव के डॉक्टरों को पता नहीं रहता कि क्या ट्रीटमेंट करना है। बस एक इंजेक्शन लगा दिया था, उसके बाद मैं बेचैन हो रही थी। मेरे दोनों कंधों पे भी एसिड डाला है, तो किसी ने मदद नहीं करी। वहाँ पे भी मेरी मम्मी ने मेरे लिए जूस लेकर आई थी, उसमें भी जहर मिलाकर लेकर आई थी कि अभी भी ये बच गई है, अभी भी ये मर जाए कैसे भी। लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि जब तक तेरे चाचा नहीं आ जाते तो कुछ खाएगी पिएगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। फिर चाचा आए 11 बजे करीब, फिर उन्होंने मुझे गाड़ी में डाला, बोले चलो अब दिल्ली लेकर चलते हैं। फिर रूपा, हम आपसे जानेंगे कि आपके चाचा आए, फिर आप लोग दिल्ली आए, फिर किस तरह से आपका ट्रीटमेंट जो है वो शुरू हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में। और आज हमारे साथ है एसिड विक्टिम सर्वाइवर रूपा। रूपा, उसके बाद आपके चाचा आए, आपको दिल्ली लेकर आए ट्रीटमेंट के लिए, फिर क्या हुआ? सफदरजंग हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चला। वहाँ पे उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं था, मैं बेहोश हो गई थी। मेरे को फिर 2.5 महीने तक मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी। मुझे दिखना बंद हो गया, मैं लोगों को आवाज़ से पहचान ली थी, खाना भी मेरा बंद हो गया था, मेरा मुँह बंद हो गया था। तो बहुत लोग आए, सब लोग बोलते थे मर जाए कैसे जिएगी लाइफ में। अब सबकी वही अलग अलग बातें होती है, कौन इससे शादी करेगा क्या। तो 2.5 महीने तक मैं हॉस्पिटल में रही। मुझे फिर जब पापा मेरे सामने आए तो उन्होंने बोला कि किसने किया, तो मैंने उनसे छुट्टी बोला कि मेरी मम्मी ने डाला। बोले वो क्यों करेगी तेरे साथ, वो तो तुझे रखती है, सब कुछ करा उसने, वो क्यों डालेगी, वो तेरे ऊपर एसिड क्यों डालेगी, झूठ बोल रही है तूने, तेरी कोई गलती होगी तभी तेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने बोला मेरी कोई गलती नहीं थी, आपको मैंने भी पहले भी बताया था कि मम्मी मुझे परेशान करती है और वो मुझे मारती भी है, आपके सामने भी मारा था तब भी आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया। अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसे सज़ा करानी है। मैंने उनकी सामने ये बात ठान ली थी कि चाहे मैं मरूं या जियूं, लेकिन मुझे उसे सज़ा करानी है। तो कम से कम 1-1.25 महीने के बाद FIR भी हुआ, सब कुछ हुआ। वो 1.25 महीने के बाद FIR हुई, क्योंकि पापा ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था। तो जब 1-1.25 महीने के बाद FIR हुआ तब वो जेल में गई। सिर्फ 1.5 साल वो जेल में रही। और उस समय चाचा मेरे ट्रीटमेंट में लगे हुए थे। किसी ने ये भी नहीं सोचा कि चलो कुछ लोग केस में ध्यान दें, कुछ लोग में।
केस भी वो 1.5 साल के बाद छूट गई। तब भी उन्होंने मुझे किसी ने नहीं बताया था कि वो छूट के आने वाली। मेरा ऑपरेशन हुआ था चेहरे का और मेरे यहाँ से थाई पे से स्किन लेके ऑपरेशन किया था। मेरे पैर में भी पट्टी बंधी हुई थी, मेरे पूरे शरीर पे पट्टी बंधी हुई थी। तो पापा मुझे गाँव लेकर गए। जब 1.5 साल के बाद वो छूट कर आई तब भी मैं उसी के सामने थी। उन्होंने मुझे फिर मारने की कोशिश करी। उन्होंने घर में मिट्टी का तेल डाल दिया, मुझे जला के मारने की कोशिश करी। तो तब भी मुझे पापा ने सपोर्ट नहीं किया था। तो सब कुछ लोगों ने बोला कि जहर का सुआ लगवा दो, मर जाएगी। बहुत सारी बातें थी। मैंने बोला जब नहीं मरी, मेरे इतना सब कुछ हो गया मेरे साथ, अब चाहे आपको जो अच्छा लगता है ना वो करो। अगर मरना होगा तो मर जाऊँगी, जीना होगा तो जी जाऊँगी। आपको जो करना है वो करो। आपके ट्रीटमेंट में भी काफ़ी पैसा लगा होगा, तो उसके लिए कुछ हेल्प करी घर वालों ने? बस मेरे चाचा ने सपोर्ट किया इलाज में मेरे। अभी तक उन्होंने सपोर्ट किया। अब तो मेरा यही है कि मैं खुद ही जॉब कर रही हूँ, अपना इलाज भी खुद ही करा रही हूँ। जितना खर्च होता है मैं खुद ही करती हूँ। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। आगे मैंने यही सोचा है कि जो भी मुझे करना हो मैं खुद से करूँगी। अब सर्जरी कितनी हुई आपकी? अभी तक मेरी 14 सर्जरी हो चुकी है। 13 सर्जरी चाचा के सपोर्ट से हुई हैं। अभी मैंने एक सर्जरी मैंने 2 महीने पहले कराई, वो मैंने खुद से कराई है। जो ये सर्जरी होती है या कोई एसिड विक्टिम होता है तो सरकार की तरफ से भी कुछ मुआवजा मिलता है, तो क्या आपको वो मुआवजा मिला? सरकार की तरफ से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एसिड अटैक के बाद किसी की FIR नहीं होती है। मुझे गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, 5 लाख रुपए दिए हैं। तो उसके लिए भी मैंने बहुत भागा दौड़ी करी। मेरे पास FIR की कॉपी नहीं थी क्योंकि घर वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया था केस को लेकर। तो मैंने उसके लिए भी 1 साल तक भागा दौड़ी करी। और वकील से मैंने कभी किसी वकील से नहीं मिली थी, तो मेरे पास FIR भी नहीं थी कॉपी। तो मैंने मुजफ्फरनगर गई क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं गांव में जाऊंगी तो मेरी मम्मी मेरे पीछे आदमी लगा देगी या कुछ करवा देंगी। डर था, मैं अकेली नहीं जाती। आज तक नहीं गई। जब वो 1.5 साल से छूट के आई थी तभी मैं उससे मिलती। अभी तक मैंने उसको देखा भी नहीं है। मैं गाँव ही नहीं जाती। 1 साल के बाद मुझे कंपनसेशन मिला था, उसी में से मैंने अभी सर्जरी भी कराई है। अगर हम चेहरे की बात करें रूपा, तो एक लड़की का चेहरा उसके लिए एक कॉन्फिडेंस होता है। तो जब आप पे एसिड डाला गया, आपका फेस ख़राब हो गया, तो काफ़ी टाइम तक आप अपना फेस कवर करके रखती थी? हाँ जी, मैंने करीबन 5 साल तक मैंने फेस कवर किया है। जब मैं 2.5 महीने के बाद हॉस्पिटल से घर आई थी तो मेरा घर में से निकलने का मन नहीं करता था। मैंने करीबन अपने आप को 1.5 साल तक शीशे में नहीं देखा था क्योंकि मेरे चाचा देखने नहीं देते थे। क्योंकि मेरी ये दोनों आंखें ऐसे खिंच गई थी, पूरा ब्लड निकलने लगा था, सब रेड हो गया था, मेरी आंखें नहीं दिखती थी। मेरी नाक का ऑपरेशन भी दोबारा हुआ, ये दोबारा बनाई गई है। कुछ भी नहीं पता चल रहा था चेहरा है भी या नहीं। तो मैंने 1.5 साल के बाद जब अपने आप को शीशे में देखा था तो मैं 1 महीने तक खुद ही अपने आप से डरने लगी थी। दिन रात चीखती थी, चिल्लाती थी। ऐसा लगता था कि अब जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, मर जाऊँ। बाहर निकलती थी तो मैं दुपट्टे से फेस कवर करके चलती थी और घर में रहती थी तो मैं हैंकी बांध के रखती थी। मैंने फेस ओपन 5 साल तक नहीं किया। लेकिन जब मैं 2013 में स्टॉप एसिड अटैक्स कैंपेन से मिली तब जाके मेरे अंदर धीरे धीरे हिम्मत आने लगी। बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी। पहले तो मैं यही सोचती थी कि मैं ही एक ऐसी लड़की हूँ जो मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन जब मैं बाहर निकलने लगी, बहुत सारी लड़कियों से मिली, तो धीरे धीरे करके हिम्मत आने लगी। मैंने फेस ओपन करना शुरू किया। अच्छा। लेकिन आज मैं फेस ओपन करके चलती तो बहुत लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, तो अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है कि जो समाज कभी हमसे बात करना नहीं चाहता था आज वो धीरे धीरे करके बदल रहा है क्योंकि हमने खुद से हिम्मत करी है तो लोग भी बदल रहे हैं। तो जब आप पब्लिक में आ गई तो उस वक्त क्या फीलिंग होती थी? जो लोग होते थे आसपास के वो कैसे रिएक्ट करते थे? मतलब बहुत लोग तो देखकर मुंह फेर लेते थे और सामने से हंसते थे कुछ लोग। तो मुझे ना धीरे धीरे जब हिम्मत आने लगी, जब मैं मेट्रो में जाती थी तो कुछ लोग मुझसे बात करते थे, मेरे बारे में जानते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ, एक लेडीज़ थी और उनका बेटा था कम से कम 8-9 साल का था। तो उन्होंने मुझे जैसे मैंने कुछ इंटरव्यू भी दिए थे तो मैं टीवी पे भी आई थी, तो उनके लड़के ने मुझे टीवी पे देखा होगा। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मुझे उन दीदी से बात करनी है। तो काफ़ी दूर से मेरा पीछा कर रही थी और जब उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे आपसे बात करनी है तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपके साथ कैसा हुआ, मेरे बेटे ने आपको टीवी पे देखा। तो मैंने उनको थोड़ा सा बताया तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और मुझे बोला कि कोई बात नहीं, अगर एक माँ ने ऐसा किया तो आपको बहुत माँ का आशीर्वाद मिलेगा। तो अंदर से फिर एक हिम्मत सी आई। रूपा, ज़िंदगी में इतने बड़े हादसे के बाद, इतना एक लंबा सफ़र तय करने के बाद आज आप डिज़ाइनिंग भी करती हैं, एक आगरा में कैफ़े चलाती हैं जिसका नाम शीरोज़ है। हम जानेंगे आपसे इन सब के बारे में, लेकिन फ़िलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में। रूपा, आप मुझे बताइए कि आप डिज़ाइनिंग करती हैं
और कैफ़े चलाती हैं शीरोज़। सबसे पहले बताइए ये डिज़ाइनिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? एक्चुअली क्या था, मैं घर में रहती थी तो मेरी छोटी वाली चाची वो सिलाई करती हैं, घर में रह के करती थी। तो मुझे सिलाई सीखने का बहुत शौक था, तो मैंने बोला चाची मुझे भी सिखाओ। तो बोली अभी तो छोटी है, बड़ी हो जाए तब सिखाऊंगी। तो उसके बाद अटैक हो गया तो नहीं सीख पाई। तो जब धीरे धीरे मैं घर में रहती तो मुझे धीरे धीरे वो सिखाती थी, समझाती थी। तब मैं कुछ दिन के बाद एनजीओ से मिली तो मैंने भैया को बोला, आलोक सर ने पूछा कि रूपा तुम क्या करना चाहती हो? मैंने बोला मुझे भैया सिलाई में इंटरेस्ट है, मुझे वही करना है। मैं फरीदाबाद में कुछ नहीं जानती थी, घर में रहती थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि कहीं सिलाई सेंटर है, उन्होंने मेरा एडमिशन कराया। मैंने लगातार 1 साल का कोर्स था, मैंने वो 7 महीने में ख़त्म किया। उसके बाद मैं एनजीओ में रहने लगी। तो अतुल सर हैं जो आलोक सर के फ्रेंड है, उन्होंने मुझे डिज़ाइनिंग धीरे धीरे सिखाई। और फिर जब कैफ़े ओपन हो गया, फिर मैं कैफ़े में आगरा में चली गई। वहाँ पे मैं मेरे को हो गए कम से कम 3 साल हो गए, कैफ़े को 2 साल और 8-9 महीने हो गए। अभी 10 दिसंबर को पूरे इसको 3 साल हो जाएंगे। तो ऐसे कर करके मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रही, अपना सिलाई में भी और कैफ़े भी मैंने संभाला। अच्छा लगता है कि उन्होंने हम लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया ताकि हम वहाँ पे आए और लोगों से बात करें, अपने बारे में बता सके, खुद से एक हिम्मत करें ताकि हम अपनी लाइफ में कुछ कर पाए। तो आज मैं भी कर रही हूँ और बहुत सारी लड़कियाँ कुछ ना कुछ कर ही रही हैं अपनी लाइफ में। वहाँ पे आगरा में कुछ लड़कियाँ सिंगिंग भी करती है, कोई पेंटिंग करती है। आपका जो शीरोज़ में बाकी स्टाफ है वो सब भी एसिड विक्टिम्स हैं? जी, सब एसिड विक्टिम ही हैं। कुछ लोग आगरा से बिलोंग करते हैं और मैं वैसे तो यूपी मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन फरीदाबाद में पली बड़ी हूँ। रूपा, ये कहना बहुत इजी है कि कोई कैफ़े चलाता है, वहाँ आपकी तरह और लोग काम करते हैं, लेकिन जब हम उस सिचुएशन में होते हैं, किसी ऐसी जगह काम कर रहे होते हैं या ऐसे काम की शुरुआत कर रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। इतना इजी नहीं है कि आपको सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी या आपके कैफ़े में लोग आएंगे, भीड़ एकदम से बढ़ जाएगी और बिज़नेस बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपने जब शुरुआत की तो कितना मुश्किल था? क्या लोग आते थे तो कैसा रिएक्ट करते थे? पहले तो हमने 2 महीने वो रनिंग पे शुरू किया था, क्योंकि हम लोग भी सब नॉर्मल घर से बिलोंग करते थे, कभी किसी ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। तो 2 महीने रनिंग पे चलाने के बाद फिर हमने उसकी ओपनिंग की। तो गेस्ट फॉरनर भी आते थे और इंडियन भी आते थे। इंडियन तो बाहर गेट से ही लौट जाते थे, अगर किसी को देख भी लेते थे, अजीब सा मुंह बनाने लग जाते थे, हंस के निकल जाते थे। कुछ लोग होते थे जो आते थे, बैठते थे, बल्कि बात भी करते थे। तो 1 साल तक तो हम लोगों को मुश्किल लगा, लेकिन अब वो कैफ़े ऐसा रन करने लगा है कि लोग अगर फॉरनर वहाँ पे आ भी जाते हैं ना तो जगह नहीं होती है तो कहते हैं हम लोग नीचे ही बैठ कर जाएंगे, लेकिन बैठेंगे सिरोज में ही, चाहे हम लोगों को ज़मीन पे बैठना पड़े। और 1-1, 2-2 महीने पहले बुकिंग हो जाती है सिरोज की। और जो इंडियन लड़कियाँ हैं वो भी अब सपोर्ट करने लगी है, बर्थडे पार्टी वहीं करेंगी अपना, और कहीं नहीं जाएंगे। कहती है हम लोग को तो सिरोज वालों के साथ ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, छोटी सी पार्टी होगी तो भी सिरोज में ही आके करेंगे। तो अब खुशी होती है अंदर से कि आज सिरोज इस मुकाम पर आ गया कि लोग वहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, मस्ती करते हैं। हम लोग डांस वगैरह भी करते हैं बहुत लोगों के साथ। फॉरनर आते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, वो भी बैठ के बात करके खूब इंजॉय करके जाते हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे हिम्मत आई हम लोगों में कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमने जो बिजनेस शुरू किया उसको आगे बढ़ाना है। तो एक कैफ़े से अभी 2 कैफ़े हो गए हैं, लखनऊ में भी और आगरा में भी है। अच्छा। तो बहुत सारी लड़कियाँ जुड़ गई हैं। अभी आगरा में 1 साल में 3 लड़कियाँ जुड़ी हैं और लखनऊ में भी 4 से 5 लड़कियाँ जुड़ी हैं अभी नई। आपके कैफ़े की एक ख़ासियत और भी है, आपके कैफ़े में कुछ भी खाएं, कुछ भी ऑर्डर करें तो आप लोग कोई बिल नहीं बनाते हैं? जी, वहाँ पे एज यू विश है, क्योंकि भैया ने बोला था, आलोक सर ने, कि हम लोग एक बिजनेस नहीं शुरू कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि लोग यहाँ पे आए, अगर वो चाय भी पी कर जा रहे हैं, भले 5 रुपये दे जाए, लेकिन आप लोगों के बारे में जाने। अगर एक जना जानेगा वो तो बाहर जाके 2 लोगों से बोलेगा, 2 से 4 को पता चलेगा, 4 से 8 को। तो हम लोग चाहते हैं कि ये बातें ना लोगों को पता चले कि एसिड अटैक होता क्या है, अगर किसी के ऊपर एसिड अटैक हो जाता है तो क्या करना चाहिए, किसी को नहीं मालूम। तो वहाँ पे इसीलिए पे एज यू विश रखा कि अगर कोई भी आए तो आराम से खाए, बैठे, बात करे। फ़ोनर लोग सपोर्ट करके जाते हैं, बहुत लोग डोनेशन भी देकर जाते हैं, बात भी करते हैं। हमारी डॉक्यूमेंट्री है जो हम लोग टीवी पे चला के उनको दिखाते हैं 10 से 15 मिनट की, तो वो लोग सपोर्ट करते हैं। अब तो इंडियन भी सपोर्ट करते हैं। एक एसिड अटैक के बाद सोसाइटी को अपना चेहरा दिखाना इतना ईजी नहीं होता है, तो अगर कोई इस तरह का नया केस होता है तो आप किस तरह से उसके पास जाते हैं, कैसे कन्विंस करते हैं उसे कि आप आएँ, हमारे कैफ़े के साथ जुड़ें? हमारी
टीम में एक छोटी लड़की है अंशु, 17 साल की है, वो बिजनौर से बिलोंग करती है। वो खुद आई थी कैफ़े में हम लोगों से मिलने। उसने मेरा और रितु का फ़ोटो अखबार में देखा तो उस अखबार को लेकर वो आई थी। उसने फेस अपना बहुत बुरी तरीके से कवर किया हुआ था, उसकी आंखें भी नहीं दिख रही थी और वो अपनी मम्मी को साथ में लेकर आई थी। 2 दिन तक वो हमारे साथ रही, हमसे बात करी, मिली, बैठी। जिस तरीके से हम लोग रहते थे वो शर्माती थी कि मैं कैसे फेस ओपन करूँ। तो हम लोगों ने उससे बोला कि हम भी एसिड अटैक का शिकार ही हैं, लेकिन हिम्मत हमें खुद से ही करनी होगी, हमें कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा। अगर हम खुद से कदम बढ़ाएंगे तो 10 कदम हमारे पीछे बढ़ेंगे। तो 2 दिन तक वो हमारे साथ रही। जब वो अपने घर गई तो वो फेस ओपन कर गई थी। तो हम लोगों को इतनी खुशी मिली जब वो फेस ओपन कर गई थी। तो सब लोग बोलने लगे कि हाँ, अंशु में कुछ बदलाव आया है। तो खुशी मिलती है कि जो कोई लड़की हमारे साथ आती है और यहाँ से कुछ बदलाव लेकर जाती है। घर पे जब गई तो सब लोग बोले थे कि फेस कवर करके रखा कर, बच्चे डर जाएंगे, फेस ओपन मत किया करो, अपना ढक कर चला करो। तो उसने बोला कि मैं क्यों ढकूँ, मैं नहीं ढकूँगी, क्योंकि मेरी गलती नहीं थी, करने वाले की गलती है। तो मैं आज के बाद फेस ओपन करूँ, किसी को मुझसे बात करनी है तो करे, वरना मत करो। आज भी जो लड़कियां जुड़ी हैं, जो फेस कवर करके चलती थी, दुपट्टा डाल लेती थी, तो आज हम उन लड़कियों को बोलते हैं कि फेस कवर नहीं करके चलोगी। 3 लड़कियां हैं जिनको हमने अब फेस कवर नहीं करती हैं, हमारी बात मानती है। अच्छा लगता है कि लोग मतलब खुद से लड़कियां हिम्मत करके आज चल रही हैं। तो बहुत लड़कियां आती हैं, जैसे नया एसिड अटैक होता है तो फैमिली वाले भी बोलते हैं हम नहीं भेजेंगे, लड़की की बदनामी होगी, हमारा घर की बदनामी होगी, हम नहीं भेजेंगे बाहर, लोगों को क्या जवाब देंगे। तो बहुत लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग चाहते हैं कि जब तक वो लोग विश्वास ना करें तब तक उनसे बात करते रहते। जब लगता है कि अब लोग नहीं मानेंगे तो क्या करें, मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। लेकिन बहुत लड़कियों को हमने सपोर्ट किया है अभी तक। आपको नारी शक्ति सम्मान मिला है, यश सम्मान मिला है, अवार्ड्स मिलने के बाद कैसा लगता है आपको ज़िंदगी में इतने आगे आकर? जब से मैं एनजीओ में जुड़ी मुझसे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, लेकिन इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई। अभी मुझे 8 मार्च को प्रणब मुखर्जी की तरफ से अवार्ड मिला था, हमारे मतलब संस्था को, छाँव फाउंडेशन को। उसे रिसीव करने के लिए मैं गई थी। तो मुझे कभी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी मुझे खुशी अभी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि अपनी खुशी कैसे जाहिर करूं, जो मैंने कभी दुनिया में कभी कुछ नहीं देखा था। आज मैं उन लोगों से मिली और बात करी, मुझे उनके हाथों से अवार्ड मिला। तो आज मेरी फैमिली वाले भी इतने खुश होते हैं। और आपका एक छोटा भाई भी है। पहले तो चाचा के पास ही रहता था, अभी 2-3 महीने से मेरे साथ ही आगरा में रहता है। सपोर्ट करता है? हाँ, भाई सपोर्ट करता है। हम दोनों बहन भाई साथ मिल के रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई हमेशा खुश रहे। मैं हमेशा जब तक रहूँ, जब तक मैं उसे सपोर्ट करूँ। रूपा ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहती हैं, कहाँ तक पहुँचना चाहती हैं? अभी तो मेरा बस यही है कि मैं अपना डिजाइनिंग में ही आगे लाइफ में आगे ही बढ़ूँ। जितना हो सके मैं और लोगों की मदद करूँ, जितना मेरे से होगा। क्योंकि मेरी मम्मी ने इस तरीके से मुझे रखा कि कपड़े से भी, हर चीज़ से मुझे परेशान रखा। तो मैं जितना मेरे से होगा ना, मैं लोगों की मदद करूँगी। जितना अपनी लाइफ में, अगर मैं बिजनेस में आगे बढ़ गई तो मैं बहुत लोगों की मदद करना चाहूँगी। ये मैंने सोच के रखा है। रूपा, हमारी दुआ है कि आप जो ज़िंदगी में बनना चाहती हैं, जो करना चाहती हैं, डिज़ाइनर बनना चाहती हैं, आप ज़रूर एक बड़ी डिज़ाइनर बने, आपको दुनिया पहचाने। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी में होने वाले हादसे दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ लेकर आते हैं, लेकिन अगर आप में जज्बा है, ज़िंदगी जीने का हौसला है, तो आप किसी भी तूफ़ान से अपनी कश्ती निकाल सकते हैं। क्योंकि जो तूफ़ानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।